नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और मैं लेकर आई हूं साहस सवाल पूछने का, साहस जवाब ढूंढने का। क्योंकि सिस्टम से अब कोई तीखे सवाल नहीं पूछता, क्योंकि ताकतवर को तर्कों से अब कोई चुनौती नहीं देता, क्योंकि लोग भीड़ में चलने के आदी हो चुके हैं। कुछ की आंखों पर पट्टी बंधी है तो कुछ न बोल पाने और बीच का रास्ता खोजने की आदत बना चुके हैं। सवाल यह है कि जो मिलता है उसे ही स्वीकार लिया जाए या फिर बदलाव की आवाज बनने का साहस दिखाया जाए। यही साहस है जिसमें हम किसी खबर से जुड़े सुलगते हुए पहलू दिखाएंगे और सीधे सवाल पूछेंगे। ये सवाल संविधान की रक्षा के लिए जरूरी हैं। ये सवाल एक बेहतर देश बनाने के लिए भी जरूरी हैं। और साहस में आज हम सवाल पूछेंगे उस जिन के बारे में जो रह रहकर बोतल से निकलकर नाचने लगता है। कुछ को वो अच्छा लगता है तो कुछ को उससे हजार दिक्कतें हैं। हम बात कर रहे हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। यूसीसी की प्रचलित जुबान में अगर मैं व्याख्या करूं आपके सामने तो ये होगी, और आपने कई बार सुनी भी होगी, एक देश एक विधान के नाम से इसे पुकारा जाता है। गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने एक देश एक कानून की बहस को नए सिरे से जिंदा कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि सरकार तेजी से इस दिशा में काम कर रही है। ये होम मिनिस्टर ने कहा कि यूसीसी की दिशा में सरकार काम कर रही है। अब जरा 2 हफ्ता पीछे चले जाइए और कानून मंत्री किरेन रिजिजू का बयान याद कीजिए। किरेन रिजिजू ने यह कहा था कि सरकार का भी यूसीसी लाने का कोई प्लान नहीं है। तो ये 2-3 हफ्तों में ऐसा क्या हुआ कि हम 2 बयानों में इतना फर्क देख रहे हैं। इसी पर आज हम साहस में कई सवाल उठाएंगे। क्या सरकार में कंफ्यूजन है, क्या सरकार और बीजेपी में कंफ्यूजन है? लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। एक देश एक विधान, बहस फिर गर्म है क्योंकि 9 राज्यों में चुनाव करीब है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में विजय संकल्प रैली में यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड, यानी देश में एक ही कानून, यानी धर्म चाहे अनेक हों, कानून एक ही हो, इसका संकल्प दोहराया गया। बयान छोटा जरूर था लेकिन उसका असर खासा बड़ा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। कभी आप सोचते थे धारा 370 हटेगी? बताओ भाई, कल्पना आती थी क्या ऐसी? 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कलम के एक झटके से धारा 370 और 35 को उखाड़कर फेंक दिया। इस बयान से कई बातें साफ होती हैं। पहली ये कि एक देश एक विधान, यानी कोई भी धर्म हो लेकिन कानून एक ही हो। आने वाले चुनाव में बीजेपी अपना पुराना वादा याद दिलाने जा रही है। अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध के बावजूद यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिन बोतल में बंद नहीं हुआ है। वैसे ये बात दिगर है कि 2 फरवरी 2023 को ही केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू का राज्यसभा में दिया गया लिखित जवाब कुछ अलग ही बयां कर रहा था। समान नागरिक संहिता लागू करने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार ने भारत के 21वें लॉ कमीशन से अनुरोध किया है कि समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न विषयों का परीक्षण करें और उस पर अपना सुझाव दें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक देश एक विधान क्या जरूरी है या चुनावी मजबूरी? एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। भारत के मुसलमानों को जो उनके रिलीजियस कल्चर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसका या कस्टम है, उसका उनको प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 29 के तहत, जो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। और कोई भी सरकार यूसीसी के नाम पर मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। आखिर ओवैसी को यूसीसी से डर क्यों लगता है? आखिर क्या बला है यूसीसी? आखिर एक देश एक विधान चुनावी ध्रुवीकरण से कैसे जुड़ जाता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में भी समानता। जाति, धर्म, परंपरा के आधार पर कोई रियायत नहीं।
इस वक्त देश में धर्म और परंपरा के नाम पर अलग अलग नियम हैं। जैसे किसी समुदाय में बच्चा गोद लेने पर रोक है, तो किसी समुदाय में पुरुषों को एक से ज्यादा शादियां करने की छूट है। कहीं विवाहित महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं देने का नियम भी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो ये सब खत्म हो सकता है, क्योंकि पूरा देश और सभी धर्म और समुदाय के लोग एक ही कानून की डोर में बंधे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो यहाँ पर साहस में बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार के भीतर कंफ्यूजन है? इस कंफ्यूजन की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कह रहे हैं वो हमने आपको सुनवा दिया। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अभी 3 हफ्ते पहले क्या कहा था। किरेन रिजिजू की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि अभी सरकार ने इस दिशा में कोई फैसला नहीं लिया है। समान नागरिक संहिता लागू करने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार ने भारत के 21वें लॉ कमीशन से यह अनुरोध किया था, 21वें लॉ कमीशन से यह अनुरोध किया गया था कि वो इससे जुड़े हुए जो तमाम पहलू हैं उनका परीक्षण करें और उसे लेकर अपना सुझाव दें। यहां पर इंटरेस्टिंग बात, दिलचस्प बात आपके लिए जानने वाली यह है कि जिस 21वें लॉ कमीशन की बात किरेन रिजिजू कर रहे हैं, उस लॉ कमीशन का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 यानी आप लगा लीजिए सालों पहले खत्म हो चुका है। अब 22वें लॉ कमीशन की बात यहां पर की जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान अश्विनी उपाध्याय हैं, लॉयर हैं, कई बार कोर्ट का दरवाजा यूसीसी को लेकर खटखटा चुके हैं। अश्विनी उपाध्याय, क्या ये सरकार में कंफ्यूजन है? किरेन रिजिजू कुछ और बोलते हैं और होम मिनिस्टर कुछ और। देखिए, मैंने ना माननीय गृह मंत्री जी का भाषण सुना है, ना माननीय कानून मंत्री जी का भाषण सुना है, लेकिन आज सुनवा देती हूँ। चलिए, होम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं आप सुन लीजिए। होम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, उसके बाद आपका कमेंट लूंगी। होम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं सुनवाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। कभी आप सोचते थे धारा 370 हटेगी? बताओ भाई, कल्पना आती थी क्या ऐसी? 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कलम के एक झटके से धारा 370 और 35A को उखाड़कर फेंक दिया। जी अश्विनी उपाध्याय। हाँ, अगर राज्य सरकारें आगे बढ़ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर लगा था सुप्रीम कोर्ट में, और मेरी ही PIL है। मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 5 PIL फाइल किया है। मेरी पहली PIL है, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होनी चाहिए, वो हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई। दूसरी मेरी PIL है, तलाक लेने का तरीका एक होना चाहिए, वो हिंदू हो या मुसलमान। तीसरी मेरी PIL है, गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए। चौथी मेरी PIL है, गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। 5वीं मेरी PIL है, वो विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, प्रॉपर्टी का राइट सबको मिलना चाहिए। और एक PIL मेरी और चल रही है कि एक पति एक पत्नी का नियम सबके लिए लागू होना चाहिए। ठीक है, ये इस पे मैं यूसीसी पे बहुत डिटेल में जाऊंगी। एक्चुअली मैं चाहती हूँ दर्शकों को हमारे अगले 20 मिनट से पूरी अंडरस्टैंडिंग मिले, इसीलिए पूरी इंफॉर्मेशन हम अपने दर्शकों के लिए लाए हैं। मैं बहुत संक्षेप में 20 सेकंड में आपसे जानना चाहती हूँ कि सरकार में यूसीसी को लेकर कंफ्यूजन है। देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि जो यूसीसी है, ये राज्य सरकारें कैसे करेंगी मुझे नहीं पता। वहां पे रिटायर्ड जजेस की कमेटी बन चुकी है, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन जितनी मुझे अपनी कानून की समझ है, मेरा ये मानना है कि जब तक 1937 का जो शरीयत एक्ट है जो अंग्रेजों ने बनाया था, और जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है जो अंग्रेजों ने बनाया था, जो पारसी मैरिज एक्ट है जो अंग्रेजों ने बनाया था, जब तक वो कानून चल रहे हैं तब तक इस देश में यूसीसी नहीं आ सकता। यूसीसी के बीच में 4 कानून खड़े हुए हैं, पारसी मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, मुस्लिम शरीयत एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट। मैं ये जो आपने पॉइंट्स उठाए मैं आगे आऊंगी कि कितना व्यावहारिक है यूसीसी को इस वक्त लागू करना, ये मेरे इस डिस्कशन का अगला पहलू है। लेकिन पहला सवाल यही, क्या सरकार में कंफ्यूजन है? क्योंकि होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट हमने अपने दर्शकों को दिखाया, हमने जो लॉ मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू, उनका भी स्टेटमेंट दिखाया। उसी के बाद एक फॉलोअप क्वेश्चन ये भी उठेगा, क्या समान नागरिक संहिता को लेकर केंद्र यानी सरकार और बीजेपी का स्टैंड क्या अलग अलग है? क्योंकि बीजेपी के कोर एजेंडा का हिस्सा है ये समान नागरिक संहिता, लेकिन अभी तक आप देख लीजिए 2014 से बीजेपी की सरकार है सेंटर पर, और हमने राज्यों के लेवल पर जब चुनाव आते हैं तो उस लेवल पर इसका जिक्र देखा है। लेकिन केंद्र के लेवल पर सबसे लेटेस्ट स्टेटमेंट किरेन रिजिजू का ही है, जिसमें वो ये कहते हैं, होम मिनिस्टर भले ही ये कहते हैं कि वो लागू करेंगे इसे, लेकिन कानून मंत्री ये कहते हैं
कि इसे अभी लागू करने की सरकार की कोई मंशा है नहीं। जल्दी से हम आपको यह भी समझा देते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिटेल में आप ये समझिए कि विवाह यानी मैरिज, तलाक यानी डिवोर्स, बच्चा गोद लेना यानी अडॉप्शन और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सबके लिए कानून, एक समान कानून की बात कही गई है। लेकिन आपको यहां पर यह समझना है, जब सबके लिए एक समान कानून की बात की जाती है और शादी की बात की जाती है, तो उसका मतलब यह नहीं कि अगर हिंदुओं में फेरे होते हैं तो मुसलमानों में भी फेरे होंगे, ऐसा नहीं है। शादी उनके रीति रिवाजों के मुताबिक होगी, लेकिन उसे रजिस्टर कराना होगा। इसके अलावा जो डिवोर्स है या फिर अडॉप्शन है, संपत्ति का बंटवारा है, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी है या फिर गिफ्ट है, वसीयत है, ये सभी जो विषय हैं ये सब एक कानून के दायरे में आएंगे और इसमें किसी को भी धर्म या जाति के नाम पर किसी तरह की कोई रियायत यहां पर नहीं मिलेगी। और साथ ही आपको ये समझना होगा, पर्सनल लॉ का जिक्र अभी अश्विनी उपाध्याय कर रहे थे, उसी पर्सनल लॉ की दुहाई अक्सर दी गई है, लेकिन पर्सनल लॉ के दायरे में ये नहीं रहेंगे। जो सब्जेक्ट अभी हमने आपको बताया, विवाह, तलाक, बच्चे गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा, एक कानून जो कि जाति धर्म से परे होगा और रेगुलेट करेगा। लेकिन फिर वही सवाल होगा अश्विनी उपाध्याय, ये तो हम इस सिविल कोड की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, लेकिन क्या बीजेपी और सरकार के रुख में आपको किसी तरह का विरोधाभास दिखाई देता है इसे लागू करने को लेकर? देखिए, मैं आपको बताता हूं, इसकी यात्रा आप समझिए। 2015 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट गया कॉमन सिविल कोड के लिए। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट का काम है। मैं फिर सरकार के पास गया, सरकार ने हमारी जो पिटीशन थी उसको लॉ कमीशन को दे दिया। लॉ कमीशन ने 3 साल काम करने के बाद यह कह दिया कि इस पे और ज्यादा स्टडी की जरूरत है और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं, कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे देश में एक इंडियन पिनल कोड है जिसमें 23 चैप्टर है। उसी पैटर्न पे कॉमन सिविल कोड, उसको नाम मत रखिए, उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड मत कहिए, इंडियन पिनल कोड की तर्ज पे एक इंडियन सिविल कोड बनाइए। उस इंडियन सिविल कोड में 10 चैप्टर रख दीजिए। चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। तो दूसरा सवाल ये जो आप बातें कर रहे हैं सरकार को करना पड़ेगा ना सर। 22वां लॉ कमीशन भी बनाएंगे ना, 22वां लॉ कमीशन, उसे ये सब्जेक्ट दीजिए, उसे इसके बारे में अपने सुझाव देने दीजिए। बन गया है जी, तो 22वें लॉ कमीशन पर ये दारोमदार होगा ना। 21वें लॉ कमीशन का कार्यकाल तो अगस्त 2018 में खत्म हो गया था, जिसकी बात थोड़ी देर पहले हमने जो किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं उनके स्टेटमेंट में दिखाया हमने। तो खाका तैयार तो कहीं ना कहीं लॉ कमीशन को करना है। तो 2 सवाल साहस में हो चुके हैं, क्या सरकार में कंफ्यूजन है, क्या सरकार और बीजेपी में कंफ्यूजन है? तीसरा सवाल इसकी राजनीति से जुड़ा हुआ है, ओवैसी समेत मुस्लिम गुटों को यूसीसी से परहेज क्यों है? शायद ये जो पर्सनल लॉ जिसकी बात कर रहे थे अभी अश्विनी उपाध्याय, अक्सर इस पर्सनल लॉ की दुहाई दी जाती है। अभी आपने सुना था असदुद्दीन ओवैसी को बोलते हुए। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूं यहां पे कि संविधान में यूसीसी का जब जिक्र किया गया, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का जो रिएक्शन है पहले वो सुन लीजिए, फिर मैं उसके जो बाकायदा वो जो साउंड बाइट है उसके जो अलग अलग पहलू हैं वो आपके सामने डिकोड करूंगी। पहले सुनिए क्या कहते हैं वो। के मुसलमानों को जो उनके रिलीजियस कल्चर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसका या कस्टम है, उसका उनको प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 29 के तहत, जो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। और कोई भी सरकार यूसीसी के नाम पर मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। तो यहां पर अपने फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने पर्सनल लॉ की भी दुहाई दी है, वो जमीन आसमान के फासले की भी बात कर रहे हैं, जरा सुनिए। हर चुनाव से पहले कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिससे वो बताना चाहते हैं कि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर और आरएसएस के हुक्म पर इस तरह की पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये कोई नई ताजुब की बात नहीं है। अपनी नाकामियों को इस तरह के फैसलों से नहीं छुपा पाएगी। तो देखिए, 2 बातें यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी ने की, लेकिन जो पहले आर्टिकल 29 का जिक्र कर रहे थे, जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यूसीसी कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर है। यूसीसी कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 44 पार्ट 4 में। अब आपको एक और बात जो समझनी होगी, इसे आपके जहन में सवाल आएगा कि जब संविधान निर्माता इसके बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में सोच रहे थे, तो उन्होंने इसे बाकायदा लागू क्यों नहीं कर दिया। तो आपको बता देती हूं कि संविधान बनाते वक्त इस पर काफी डिटेल में चर्चा हुई। और यूसीसी के पीछे मंशा क्या है? यूसीसी के पीछे मंशा है नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना।
साथ ही यह कहा जाता है जेंडर जस्टिस, खासतौर पर महिलाओं की दुहाई देते हुए आपने सुना होगा कि महिला अधिकारों की बात की जाती है, डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात की जाती है। तो हम आपको यह बता रहे हैं कि एक तो इसके पीछे मंशा क्या है और दूसरा संविधान में इसकी जगह क्या है। तो इसे जगह मिली है नीति निर्देशक सिद्धांतों में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स जो है उनका फर्क समझिए। जब आपके या मेरे या किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो हम और आप जाकर अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं और वो मैंडेटरी है और कोर्ट जो है वो बाउंड है हमें उस मामले में, अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ तो मुझे इंसाफ देने के लिए, उनकी बहाली के लिए। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के केस में ये जो पूरा मामला है ये कोर्ट की इच्छा पर जाकर टिक जाता है। ये मैंडेटरी नहीं है, ये बाइंडिंग नहीं है स्टेट के लिए। और बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है, आर्टिकल 44 में ये कहा गया, और मैं कोट कर रही हूं कॉन्स्टिट्यूशन से, द स्टेट शैल एंडिवर टू सिक्योर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी जो राज्य है वो प्रयास करेगा कि सारे जो सिटीजंस हैं, नागरिक हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हो पूरे भारत के लिए। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं, इस मामले को लेकर कई बार वो कोर्ट में जा चुके हैं। मुस्लिम पक्ष हमेशा अपने पर्सनल लॉ की दुहाई देता है। जाहिर तौर पर पर्सनल लॉ तो बहाना है, असली मकसद तो इन सब के पीछे राजनीति है। देखिए, वो 1937 में जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था डिवाइड एंड रूल के लिए, ओवैसी जी उसका सहारा ले रहे हैं। उनको 1937 के शरीयत एक्ट पे ज्यादा भरोसा है, संविधान पे नहीं। और जहां तक संविधान के आर्टिकल 29 को कोट कर रहे हैं, वो कोट नहीं कर रहे हैं बल्कि झूठ बोल रहे हैं और मिसकोट कर रहे हैं। उनको पता है कॉमन मैन तो संविधान ज्यादा पढ़ता नहीं है, आर्टिकल 29 के बारे में हमारे मुस्लिम भाइयों को ज्यादा आइडिया है नहीं, तो कुछ भी बोल देते हैं। पहली बात तो संविधान रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। संविधान प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। संविधान धर्म का अधिकार देता है, अधर्म का नहीं, धर्मांतरण का नहीं। 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, शरिया कोड, दारुल कजा, तलाके हसन, तलाके सुन्नत, तलाके बाइन, तलाके किनाया, तहर्रुस और 4 शादी करना, ये रीति नहीं है, कुरीति है। ये प्रथा नहीं है, कुप्रथा है। ये धर्म नहीं है, अधर्म है। ठीक है, तो संविधान धर्म का अधिकार देता है, अधर्म का नहीं। ठीक। और यहाँ पे मैं अश्विनी जी अपने दर्शकों को ये भी दिखाना चाहूंगी, क्योंकि आप मुस्लिमों की बात यहाँ पर कर रहे थे और जिस तरह से उसे लेकर एप्रीहेंशन जाहिर करने की कोशिश की जाती है। और साहस में हमारा जो तीसरा सवाल भी है और वही जिस पर हम डिस्कशन भी कर रहे हैं कि ओवैसी समेत जो दूसरे मुस्लिम नेता हैं उन्हें यूसीसी से परहेज क्यों है। उन्हें शायद ये देखना चाहिए कि वो कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर यूसीसी जो है उसे लागू किया गया है। तो यूसीसी को लागू किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, सूडान में यूसीसी है, पाकिस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। इंडोनेशिया में यूसीसी है, आयरलैंड में यूसीसी है, हमारे पड़ोसी मुल्क, पहले पाकिस्तान का नाम लिया, बांग्लादेश में भी यूसीसी है, मलेशिया में यूसीसी है, इसके अलावा टर्की में भी यूसीसी है और मिस्र में भी यूसीसी को लागू किया गया है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि मुसलमानों को किस बात का डर या खौफ दिखाकर ये जो नकारात्मक राजनीति है या यूसीसी के लिए जो एक डर या खौफ क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, क्या उसके बिना, क्या उसकी फाउंडेशन जो है वो सही है। खासतौर पर वो सूची एक बार फिर से ले आइए, हम आपको बहुत डिटेल में ये दिखा रहे हैं कि कौन कौन से देश हैं जहां पर यूसीसी को ऑलरेडी लागू किया जा चुका है। उसके बाद इस लिस्ट को देखने के बाद तो अश्विनी उपाध्याय, जो डर दिखाया जाता है भारत में ओवैसी समेत दूसरे मुस्लिम नेताओं द्वारा या जमीयत द्वारा, वो पूरे तरीके से इल फाउंडेड है, कोई आधार नहीं। इन्हें परहेज क्यों है? देखिए अदिति जी, सच्चाई तो यह है कि इस देश में हिंदुओं को यूसीसी की जरूरत नहीं है। यूसीसी आने से हिंदू बेटियों को 1% भी कोई फायदा नहीं होने वाला। इस देश में यूसीसी की जरूरत है हमारी मुस्लिम बेटियों को। कॉमन सिविल कोड की जरूरत मुस्लिम बेटियों को है। क्यों है? अभी मुस्लिम बेटियों की शादी की उम्र 9 साल है। कॉमन सिविल कोड आएगा, उनकी भी शादी की उम्र 21 साल हो जाएगी, तो वो भी पढ़ेंगी, वो भी स्वस्थ रहेंगी, वो भी आगे बढ़ेगी, वो भी आत्मनिर्भर बनेंगी। उनका भी जो है वो अभी जिस तरीके से शोषण किया जाता है शारीरिक मानसिक रूप से, वो नहीं हो पाएगा, वो भी एक अच्छी जिंदगी जिएगी। कॉमन सिविल कोड आएगा,
तो ये जो आपका जो गुजारा भत्ता है ना, वो हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। आज की डेट में केवल मेहर की रकम मिलती है, और मेहर की रकम कितना 10,000, 15,000, 20,000 रुपए मिलती है। आप जरा सोचिए, किसी का आप तलाक देते हो बिल्कुल, और तो 25,000 यूसीसी के रुपए पीछे देके आप वही उसको वही छोड़ देते अश्विनी हो, उपाध्याय तो जी, कैसे? हम बात कर रहे हैं कि इसके पीछे मंशा क्या है। जब यूसीसी की बात संविधान निर्माता कर रहे थे तो वो बात कर रहे थे जेंडर जस्टिस की, वो बात कर रहे थे महिला अधिकारों की, वो बात कर रहे थे डिग्निटी की, वो ये बात कर रहे थे एकीकरण की, इंटीग्रेशन की। क्यों बात कर रहे थे इंटीग्रेशन की? क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं भारत जो है वो कल्चरली बहुत डाइवर्स है, और उसी विविधता को ध्यान में रखते हुए एकीकरण की एक कोशिश के तौर पर यूसीसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 44 पार्ट 4 में जगह दी गई है, और स्टेट से यह कहा गया है कि आप ये प्रयास करेंगे कि यूसीसी को पूरे देश में लागू किया जा सके। लेकिन उसके बाद सवाल यह भी उठेगा, क्या बिना सहमति यूसीसी को लाना मुमकिन है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां पर अब मैं आपको वो सूची दिखाने जा रही हूं जिन राज्यों से हमने यूसीसी को लेकर बयान देखे हैं। जहां तक गोवा का सवाल है, यूसीसी वहां पर लागू है। इसके अलावा गुजरात में आपको याद होगा यूसीसी के लिए कमेटी बनाई गई थी, चुनावों से ठीक पहले मुद्दा गरमाया था। उत्तराखंड में भी चुनाव से पहले यूसीसी की बात की गई थी, यूसीसी का मसौदा तैयार किया गया राज्य सरकार द्वारा। असम में भी इसे लागू करने पर विचार किया जा रहा है, हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार वहां पर, तो आसाम में इसे लागू करने पर विचार। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, जहां पिछले साल के शुरू में इलेक्शंस हुए, वहां पर भी राज्य सरकार बार बार इस तरह के संकेत देती आई है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आएगी। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये तीनों वो राज्य हैं जो कि बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, और इनमें भी यूसीसी लागू करने के संकेत दिए गए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश यूसीसी लागू करने पर विचार कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन अगर राज्यों के लिहाज से बात की जाए। लेकिन मेरा सवाल अश्विनी उपाध्याय आपसे यह है, क्योंकि आप कानून और संविधान दोनों के जानकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये कहता है कि सरकार माहौल बनाएगी, सरकार प्रयास करेगी, स्टेट प्रयास करेगा। तो जब सहमति ही नहीं, तो क्या यूसीसी लाना मुमकिन है? देखिए, 100% सहमति तो किसी बात पे नहीं हो सकती है। यहां 10 आदमी का परिवार होता है या 5 आदमी का परिवार होता है, 100% सहमति वहां नहीं होती है। दो जुड़वा भाई होते हैं, उनमें 100% सहमति नहीं होती है। इसलिए यह कहना कि नहीं, इसका विरोध कोई करने वाला बचेगा नहीं भारत में, तब आएगा, फिर तो कभी आ ही नहीं सकता। हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अदिति जी, और संविधान का 20% हिस्सा बचा हुआ है, उसी में एक यूसीसी भी है। हमने 125 बार संविधान बदल दिया, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, लेकिन संविधान की आत्मा जो कॉमन सिविल कोड है उसका एक ड्राफ्ट भी नहीं बन पाया। मुझे लगता है जिस दिन इसका ड्राफ्ट बन जाएगा, सबसे पहले इसके समर्थन में देश की मुस्लिम बेटियां बाहर आएंगी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लाभार्थी वही होने वाली है, सबसे ज्यादा फायदा उनको मिलने वाला है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अश्विनी जी, मुझे दरअसल अगले सवाल पर जाना, मैं आगे आपको बात करने का, पूरी करने का मौका दूंगी, क्योंकि अगला सवाल साहस में हमारा ये है कि एक देश एक विधान लागू करना व्यावहारिक कितना है। और अश्विनी जी, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये सवाल इसलिए व्यावहारिक शब्द में लेकर आई हूं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को उठाइए आप। मिजोरम असेंबली ने क्या किया अभी कुछ दिन पहले, किस तरह से यूसीसी का विरोध वहां से हुआ, वो अपने आप में एक सवाल होगा। और 1954 के लगभग, 1954 की अगर बात की जाए तो हिंदू कोड लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कंप्लीटली डिवाइडेड दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि जिस कोड की बात की जाती है वो दरअसल पूरे तरीके से मॉडर्न लॉ है, उसे किसी रिलीजन, वो सनातनी परंपराओं या रीति रिवाजों से प्रेरित नहीं है। तो वो भी उस समय कहा गया था कि व्यवहारिक नहीं है, लेकिन वो मुमकिन हो पाया। अब ये जो यूसीसी है, इसके दो पहलू हैं। एक तो पर्सनल लॉ, जिस पर हम और आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसमें मैंने आपको मिजोरम का एग्जांपल देकर बताया कि वो तो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि वो इसको आने नहीं देंगे, इसके खिलाफ है, प्रस्ताव उन्होंने पारित कर दिया। उसके बाद ये व्यवहारिक कितना है? देखिए, भारत में मिजोरम में कितने लोग रहते हैं? मिजोरम की जनसंख्या तो 1 करोड़ भी नहीं है। तो अगर 150 करोड़ का देश है, 149 करोड़ पे लागू हो जाएगा, तो अगर 1 करोड़ पे थोड़ा 1-2 साल बाद भी लागू हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे 80% जो हिंदू है यहाँ पे, उनके ऊपर तो कॉमन सिविल कोड लागू है ना। वहां पे बेटे बेटी को बराबर अधिकार है, पति पत्नी को बराबर अधिकार है, माता पिता को बराबर अधिकार है। तो एक तरीके से 80% लोगों पे कॉमन सिविल कोड हो चुका। अब बचा कौन? हिंदू पे भी ऑलरेडी कॉमन हिंदू लॉ है, जैन पे भी है, बौद्ध पे भी है, सिख पे है। तो ये चारों तो कॉमन सिविल कोड हो गया, जिसको आप हिंदू मैरिज एक्ट कहते हैं, हिंदू लॉ कहते हैं। एक्चुअल में वो कॉमन सिविल कोड है, वो सबको बराबर तौलता है।
अब बचे कौन? एग्जैक्टली वही केवल पॉइंट मैंने बचे हैं उठाया था कि आपके इसमें हिंदू मुस्लिम। शब्द का इस्तेमाल शायद किया मुस्लिम नहीं से- जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स यही बात कहते हैं कि उसमें हिंदू शब्द का इस्तेमाल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं ठीक कर रही है, थी, वो अपने आप में completely modern law कॉमन है सिविल कोड और है। सनातनी परंपरा से वो इंस्पायर्ड नहीं है, सनातनी रीति रिवाजों की उसमें बात नहीं है, वो कंप्लीटली मॉडर्न लॉ है। और इसीलिए अब मेरा अगला सवाल ये है कि मैं आपसे वही पूछ रही हूं कि व्यवहारिक कितना, यूसीसी कितना व्यवहारिक है। और मैं बार बार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, एक स्टेट का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया जिसने प्रस्ताव पास किया, लेकिन दूसरे राज्यों में भी इसे लेकर सहमति नहीं है। देखिए बहुत सीधी सी बात है, चूंकि ये महिलाओं के हित में है तो जिस तरीके से इस पे चर्चा हो रही, महिलाओं को भी पता चल गया, और खास तौर पे मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उनके लिए जरूरत है। इस देश में अगर 20 करोड़ मुस्लिम हैं तो 10 करोड़ मुस्लिम महिलाएं हैं। 10 करोड़ लोगों को अगर हम इस तरीके से छोड़ देंगे कि उनका ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, लेकिन तलाके हसन, तलाके अहसन, तलाके सुन्नत, तलाके बाइन, तलाके किनाया आज भी चल रहा है, तहर्रुस आज भी चल रहा है, मुताह आज भी चल रहा है, मिस्यार आज भी चल रहा है, चार शादी का सिस्टम आज भी चल रहा है। तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कॉमन सिविल कोड ठीक है, तो व्यवहारिक कितना है ये मैंने आपसे सवाल पूछा। उसके पहले मैंने ये भी पूछा कि क्या ये मुमकिन है। और अब मेरा अगला सवाल साहस में ये है, एक देश एक विधान ध्रुवीकरण वाला चुनावी जुमला तो नहीं है, जैसा कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो हैं वो भी इस बात को उठाते हैं, क्योंकि अगर आप इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपके पास कोई प्लान, एक्शन प्लान अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। और हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो हिंदू कोड बिल था, उस टाइम पे बिल था, उसमें 54-55 में भारी विरोध के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इस बिल को लेकर आए थे और हिंदू विवाह कानून और उत्तराधिकार कानून बने। ये बात कही गई थी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख समुदायों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार जैसे नियम संसद ने तय किए। मुस्लिम, ईसाई, पारसी समुदायों को अपने धार्मिक कानून यानी पर्सनल लॉ के आधार पर चलने की छूट दी गई और नगा समेत कई आदिवासी समुदायों को भी छूट हासिल है कि वो अपनी परंपरा के हिसाब से चल सकते हैं। और ये दोनों ही पार्ट मैंने डिस्कस किए हैं कि कैसे इसे हिंदू कोड नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि ये मॉडर्न लॉ से इंस्पायर्ड था और तमाम एक्सपर्ट्स यही बात कहते हैं। और दूसरी बात कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप यूसीसी कैसे लेके आएंगे। अश्विनी उपाध्याय, यहां पर एक सवाल ये भी है, क्या ये सिर्फ एक ध्रुवीकरण वाला चुनावी जुमला है जो हर इलेक्शन में जिंदा हो जाता है? देखिए, इसको कब यूज किया जाता है वो अलग बात है, लेकिन ये प्योरली जनरल जस्टिस का मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है, संविधान का है और सबको समान अधिकार देने वाला है। ये किसी के भेदभाव करने वाला नहीं है, ये तो भेदभाव खत्म करेगा। तो इसलिए इसको मैं मानता हूं कि ये जब हम कह रहे हैं कि भारत में संविधान है और संविधान का मतलब समान विधान, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। संविधान कहता भी है सबको समान अवसर मिले, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो कॉमन सिविल कोड के बिना सबको समान अधिकार तो मिल ही नहीं सकता। इसी नोट पर मैं इस डिस्कशन को यहाँ पर क्लोज करूंगी माफी के साथ। अश्विनी उपाध्याय जी, ये हमारे दर्शकों तक इस यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा हुआ जो 360 डिग्री व्यू है, ताकि इसके हर पहलू, सियासत, कानूनी, कॉन्स्टिट्यूशनल, हर पहलू के बारे में हमारे दर्शक समझ पाएं। अश्विनी उपाध्याय, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनसाइट्स के लिए और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साहस देखने के लिए।